स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे चैनल पर। प्यारे साथियों, इसके पहले आप लोगों ने बिल्कुल लगातार जिस तरह से इस सीरीज को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उम्मीद कि आप अपनी तैयारियों में बहुत ही रोचक परिवर्तन कर रहे होंगे। और आयोग के नज़रिए और दृष्टिकोण को अगर आप समझ गए तो आपका पेपर बहुत ही आसान होने वाला है। और सबसे बड़ा कार्य यही है कि हम आयोग के नज़रिए को देखें। बच्चा जब तक स्मार्ट नहीं बनता है तब तक वो अपनी तैयारियों में निखार नहीं ला पाता है। और स्मार्ट बनने का एक ही उपाय है, वो क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा जाए। कैसे देखा जाए, मैं बिल्कुल आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपके मध्य साझा कर रहा हूँ। इसके पहले कि आपने 3 श्रृंखला बिल्कुल देखा होगा, और उस चौथी श्रृंखला आज जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, मूल अधिकार। बिल्कुल प्राण है हमारी पॉलिटी का, तो ये बिल्कुल सोल है क्या? मूल अधिकार। अगर मूल अधिकार नहीं पढ़ा आपने तो फिर क्या पढ़ा? यही है जो आपके लिए है। और इसकी अगर थोड़ी-सी मैं संवैधानिक केवल पहलुओं पर बात करूँ, वैसे बेसिक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए क्लास में चर्चा हम लोग करेंगे और बात भी करेंगे थ्योरी क्लास में कि मूल क्या है, अधिकार क्या है। वैसे उम्मीद है आपको पता होगा मूल क्या है, अधिकार क्या है, और पता है तो कमेंट ज़रूर आप मुझे करेंगे। संवैधानिक पहलुओं की बात करें प्यारे साथी, तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में 2-3 बातें जो आपकी जिज्ञासाओं को बिल्कुल और बढ़ाती हैं, और नॉर्मल तौर पे आपको सामान्य तौर पे ये जानकारी भी पता होती है कि इसका जिक्र हमारे संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है। और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका जिक्र है। और दूसरा एक सवाल यहां से पूछा जाता है कि अनुच्छेद 12 से 35 है। दूसरा एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है, तो अनुच्छेदों की संख्या है 24। बात और ये पूछी जाती है कि मौलिक अधिकार भाई किस देश के संविधान से लिया गया? यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और मौलिक अधिकार को ही क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या इसी को घोषणा पत्र कहते हैं। मैग्ना कार्टा या घोषणा पत्र। प्यारे साथी, ये क्या होता है? तो जब आपको पहली बार कोई चीज़ें लिखित मिलेंगी, लिखित तौर पर, उसी को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। लोग मौखिक तो आपको बहुत कुछ देते हैं, बहुत वादा करते हैं कि भाई आप कहो तो आपके लिए जान दे दें, आप कहो तो आपके लिए चांद तोड़ लाएं। भाई इतना अगर कोई वादा करता है तो एक स्टाम्प लाओ, लिखवा लो। और उसके बाद अगर वो नहीं देता है जान और नहीं लाता है चाँद तोड़ करके, तो आप उसके लिए बिल्कुल कहाँ चले जाइए? न्यायपालिका में। न्यायपालिका उनको दुरुस्त बिल्कुल कर देगा कि ऐसे वादा कभी मत करना लिखित रूप में। इसीलिए लोग मौखिक कहते हैं ना, रात गई बात गई, वो सब बातें बदल जाती हैं। लिखित रूप सबसे प्रमाणिक होता है। जब भी कोई आपसे बहुत वादा करे कि नहीं मैं आपको बहुत चाहता हूँ, बहुत मानता हूँ, आपके सिवा मेरे जीवन में कुछ नहीं है, तो आप उनसे बोलिए कि लिख कर दे दीजिए कि स्टाम्प पर, मान लेंगे कि आप कितना चाहते हैं। प्यारे साथी, आगे बात करें कि ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार में मूल कितने अधिकार थे? तो मूल थे हमारे 7। और अभी वर्तमान में कितने बचे हैं? तो वर्तमान में बचे हैं 6। यानी एक अधिकार को हटा दिया गया है। वो एक अधिकार जिसे हटाया गया है मौलिक अधिकार से, वो है आपका संपत्ति का अधिकार। तो किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसके पीछे बड़ा तर्क है, जिसको हम थ्योरी क्लास में बात करेंगे। अभी यहाँ केवल संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। तो इसे हटाया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई पदासीन हुए थे प्रधानमंत्री के रूप में। और इसे अब भाग 3 से निकाल करके किस भाग के दायरे में रख दिया गया है? तो अब भाग 12 के तहत चला गया है ये। और प्यारे साथी, अनुच्छेद की बात करें तो इसे अब रखा गया है अनुच्छेद 300 खंड का या ए। और अब बात एक और आता है कि संपत्ति का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार हमारा एक वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार है, या कहें तो कानूनी अधिकार है। यानी बिना कानून के नियमों का पालन किए कोई हमारी जगह जमीन को छीन नहीं सकता है, हमारी संपत्तियों को नहीं ले सकता है। अब ये मूल तो नहीं रहा, लेकिन अब ये कैसा अधिकार है? भी कानूनी व वैधानिक अधिकार है। ये एक सिनेरियो है मूल अधिकार के पहल की हुई। पर हमें इस श्रृंखला में प्रीवियस ईयर के सवाल देखने हैं, जिसकी पहल मैं शुरू करता हूं। और पहला सवाल आपके सामने बड़ा खूबसूरत सवाल है। मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में है हो, तो क्या होगा? स्वतंत्रता,
शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक उपचार और समानता। प्यारे साथी, इस स्थिति में ये क्या किसका मामला हो जाएगा? स्वतंत्रता का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखो, स्वतंत्रता का अर्थ ही होता है बंधन रहित, है ना, बिना बंधन के, जिस पर कोई निर्बंधन ना हो, कोई आरोप ना लगा हो, बंधन रहित हो, जो वो है स्वतंत्रता। यानी बिना बाधा, जिसमें कोई बाधा ना हो, वही तो है स्वतंत्रता। अगर आपने अपने बाबूजी से कहा कि मुझे कहीं जाना है और पिताजी ने कहा नहीं जा सकते हो, तो क्या आपको स्वतंत्रता है? बिल्कुल नहीं। आपने कहा मुझे ये पहनना है और पहनने के लिए रोका गया, नहीं आप ये शर्ट नहीं पहन सकते, इस ड्रेस को नहीं पहन सकते, तो क्या स्वतंत्रता है? आप बोले कि मुझे ये खाना है, मना कर दिया गया, क्या स्वतंत्रता है? नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधन रहित। पर बंधन रहित अगर स्वतंत्रता दे दी जाए तो संविधान के हमारे नियमों का परिपालन नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आपको स्वतंत्रता कहाँ तक है? जहाँ तक कि आपके पड़ोसी को कोई तकलीफ ना हो। आप स्वतंत्र हो बोलने में, आप स्वतंत्र हो विचार व्यक्त करने में, आप स्वतंत्र हो सभा करने में, आप स्वतंत्र हो संगठन बनाने में, आप स्वतंत्र हो घूमने में, आप स्वतंत्र हो निवास करने में, आप स्वतंत्र हो व्यवसाय करने में, पर आपके पड़ोसी को तकलीफ ना हो। अगर आपके व्यापार से उन्हें समस्या होती है, आपके बोलने से उन्हें समस्या होती है, तो आपकी स्वतंत्रता पर निर्बंधन लग सकता है। समस्याएं कई प्रकार की होती है, उस पहलुओं पे चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। वैसे मूल कितनी स्वतंत्रताएं थी? तो मूल थी 7, अभी कितनी हैं? 6 स्वतंत्रता बची हुई हैं। इन 6 स्वतंत्रताओं में अगर आप कुछ नाम जानना चाहें जो आपके ज्ञान के लिए बेहतर होगा, तो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है संघ या संगम बनाने की, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी सम्मेलन भी कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण। तीसरी स्वतंत्रता जो आती है प्यारे साथी, वो है आपकी संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, संघ, संगम या संगठन की स्वतंत्रता। चौथी है कि भारत में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता, अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। संचरण मतलब भ्रमण करने की स्वतंत्रता। और फिर आगे बात करें प्यारे साथी, तो ध्यान में रखना, 4 तो ये हो गया, 5वां मैं यहां लिख दे रहा हूं कि 5वीं स्वतंत्रता जो है वो भारत में कहीं निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा आपका है वृत्ति, व्यापार व उपजीविका की स्वतंत्रता, उपजीविका की स्वतंत्रता। क्लास में हम लोग बात करेंगे, थ्योरी क्लास में, वृत्ति क्या है, व्यापार क्या है, उपजीविका। और पर इसमें एक बात और अगर आप जानते हैं तो बेहतर तो तब हो जाता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र है, अनुच्छेद है ना, आर्टिकल 19। इनके आर्टिकल तो बिल्कुल एसआई के छात्रों के लिए खूब महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 19 खंड 1 सबखंड ए। दूसरा है 19 खंड 1 सबखंड बी, या कहेंगे 19 क्लास 1 सब क्लास। फिर तीसरा है सी, चौथा है डी, फिर है आपका ई हटा दिया गया है, एफ, ई है, एफ को हटा दिया गया है, ई, एफ है, फिर जी, ई को हटा दिया गया है। ठीक है, ए बी सी डी ई और फिर जी, एफ को निरसित कर दिया गया। इसीलिए अभी कितनी है? 6 स्वतंत्रताएं हैं और इन्हीं स्वतंत्रताओं को आपको व्यक्त करने का अधिकार है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी क्या? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता। जब हम लोग बात करते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार में 7 अधिकार थे, अभी कितने हैं? 6, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। समता का अधिकार या समानता का अधिकार जिसकी बात करें,
समता का अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 14 से 18 में है। ये अनुच्छेद 14 जो है ये बिल्कुल प्राकृतिक न्याय की बात करता है। यहां क्षमता, दो प्रकार के क्षमता का जिक्र है। एक तो है विधि के समक्ष समता, जो इंग्लैंड के प्रोफेसर डाइसी के विधि का शासन, जो इनकी बुक है, उसका अनुपालन करता है। और एक दूसरा यहां पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, वह है विधि के समक्ष समता, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष हो गया, विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण। दूसरा क्या है? विधियों के समान संरक्षण। पहला विधि के समक्ष समता है, दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण के समान संरक्षण, यानी दूसरी बात, पहली बात कहती है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं, पर दूसरा कहता है प्यारे साथी, नहीं, तार्किक रूप से कानून में विसंगति होनी चाहिए। अगर कानून की दृष्टि से सभी समान हैं तो पता चला कि जो करोड़पति हमारे देश के हैं उनको जितना टैक्स लगता है उतना ही हमारे देश के किसान को देना पड़े, तो ये क्या कानून की समानता हुई? पहला नियम तो कह रहा है कानून के लिए प्रधानमंत्री से किसान सभी बिल्कुल बराबर हैं कानून की दृष्टि में, बिल्कुल सही है। पर दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई, असमानता होनी चाहिए। असमानता कैसी हो? तार्किक आधार पे, कि भाई आपके पास ज़्यादा इनकम है तो आप ज़्यादा टैक्स दीजिए, हमारे पास कम इनकम है तो हम कम टैक्स दें। ये तार्किकता आधार पर होनी चाहिए, जो दूसरी बात बिल्कुल स्पष्ट करता है। और इसको हम लोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत भी व्याख्यायित करते हैं। अगला सवाल जो है आपके लिए, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित कोई भी पेशा स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ऑप्शन है, ध्यान से देखना, कि कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म का पालन और प्रचार। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में हैं। पहले 7 थी, अभी 6 हैं, जिसमें एक है पेशा यानी व्यापार वृत्ति की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता है। तो ये 2 बिल्कुल राइट हैं और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, यानी सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसे आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 17 में, और धर्म पालन एवं प्रचार, ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 में। अब धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जिक्र हम लोग करते हैं इसके संदर्भ में। अगला सवाल है प्यारे साथी कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला विकल्प है कि राज्य किसी भी नागरिक के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। यह पहला कथन है। दूसरा कह रहा कि आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अब इसमें कह रहा है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो सही ऑप्शन को पहचानना है प्यारे साथी। तो पहला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है और दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही कह रहा है कि आपातकाल के दौरान प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। देखो, ये पहले तो बिल्कुल कह रहा है कि प्रतिबंध कब हो सकता है, मैत्रीपूर्ण संबंधों पर अगर प्रभाव डालता है तो। दूसरा कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार। अब जब आप इमरजेंसी की बात करते हैं प्यारे साथी, आपातकाल, तो यहां समझना थोड़ा सा इमरजेंसी के संदर्भ में, जब आप आपातकाल की बातों को समझना चाहते हैं, आपातकाल, इमरजेंसी, तो इन बातों को हम इस तरह से समझते हैं कि आपातकाल जो है ये कहां से हमारे देश में आया है? जर्मनी के वीमर संविधान से। और इसका जिक्र हम किस भाग में पाते हैं? तो हमारे संविधान के भाग 18 में, भाग 18 में इसका जिक्र मिलता है। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आता है। मैं यहाँ आपको डिटेल नहीं विशेष बता रहा हूँ, बस एक छोटी सी आपका ज्ञानवर्धन करना चाहता हूँ कि एक बेसिक अगर आपका स्पष्ट है तो आप इमरजेंसी को बढ़िया से समझते हैं। हम जब इस बात को पढ़ते हैं कि आपातकाल की घोषणा और समापन किसके द्वारा किया जाता है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है, और आपातकाल को अगर समाप्त करना हो तो समापन की भी घोषणा कौन करता है, ये दोनों हमारे राष्ट्राध्यक्ष करते हैं, यानी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। ये बात की भी जानकारी आपको हुई। और विशेष बातें जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है प्यारे साथी, विशेष तौर पर इसी में क्रम में, कि क्या बातें रखना है कि भाई हमारे जिन पर हम बात कर रहे हैं वो कितने प्रकार के हैं। ठीक है। आपातकाल, तो आपातकाल हमारे यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र है। अब इसी व्याख्या से आप प्रश्न को बिल्कुल समझ सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी।
दूसरा है संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे राष्ट्रपति शासन भी आप कहते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता। और प्यारे साथी, तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जिसको हम लोग नॉर्मल तौर पे अगर विशेष तौर पे पढ़ें तो इसका जिक्र अनुच्छेद 352 में, और इसका जिक्र अनुच्छेद 356 में, और इसका जिक्र अनुच्छेद 360 में। एक बेसिक नॉलेज आपको यहाँ तक होना चाहिए, और मैं मानता भी हूँ हमारे बहुत सारे छात्र छात्राओं को यहाँ तक नॉलेज है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, कब लगता है, एक छोटी सी धारणा देखिएगा जो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर देश में युद्ध चल रहा हो तब अनाउंस किया जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। अब ये नहीं पूछोगे आपकी घोषणा कौन करेगा, अब पहले ही लिख चुके हैं हम लोग, राष्ट्रपति। हमारे देश पर किसी ने आक्रमण कर दिया हो तब आपातकाल अनाउंस किया जाएगा, या सशस्त्र विद्रोह छिड़ गया हो, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो तब आपातकाल अनाउंस किया जा सकता है। जानते हो ये शब्द को जोड़ा गया है, यानी पहले ये शब्द था नहीं, इसको जोड़ा गया है। किस संशोधन द्वारा? तो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और किसके स्थान पे लाया गया है? तो इसके स्थान पे प्यारे साथी एक शब्द था जिसका नाम था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। अब हम बिल्कुल उस बात पर आते हैं जिससे प्रश्न को बिल्कुल आप स्पष्ट समझेंगे, स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना, और इसी बात से प्रश्न स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसका प्रभाव तो कार्यपालिका पे भी पड़ता है, पर इसका प्रभाव मैं आपको बताना चाहता हूं FR पर क्या है। FR बोले तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो प्रभाव नंबर 1 पड़ता है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, कब लागू होगा? यही 3 रीजन है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जैसे ही लागू होगा प्यारे साथी, तो अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 जो है, अनुच्छेद 358 ये स्वतः लागू हो जाएगा। अनुच्छेद 358 जो है ये बिल्कुल क्या होगा? स्वतः लागू हो जाएगा। इसको लागू नहीं करना है, ये बिल्कुल ऑटो है, स्वतः लागू हो जाएगा। और ये क्या करेगा? निलंबित कर देगा। ये निलंबित करेगा किसको? तो ये निलंबित करेगा स्वतंत्रता के अधिकार को, जो अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता को निलंबित करेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे, यहां एक शब्द को और भी ध्यान में मेंशन करना, राष्ट्रपति अगर चाहे तो अनुच्छेद 359 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। प्यारे साथी, कौन कर सकते हैं? ये सवाल भी पूछा गया है। राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 359 के तहत। अन्य कौन से मौलिक अधिकार? स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर। और एक चीज आप जो खूब जानते हैं कि इस प्रभाव में कुछ भी हो जाए, लेकिन अपवाद है, राष्ट्रीय आपातकाल में प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पर? अनुच्छेद 20 और 21 पर। अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 अपवाद हैं, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपातकाल कैसा भी लगा हो, जीवन के अधिकार पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। तो ये बेसिक चीजें थी जो मुझे आपको बताना था। और इस तरह अगर इस बात को समझ गए तो आप सवाल बिल्कुल, उम्मीद है कि समझ गए सवाल जो ये था आपका, कि स्वतंत्रता के आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार पर को स्थगित किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया ना, अनुच्छेद 358 के द्वारा, और अन्य को अगर प्रतिबंधित करना है तो 359 पे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, ध्यान से देखना, कि राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। पहला कथन है। दूसरा कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में, उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और इसमें कहा गया है कि कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकार के तहत संविधान के भाग में कहा गया है। तो इस संदर्भ में केवल और केवल क्या कहा गया है? ए
है ना। और जिसका जिक्र हम लोग पाते हैं कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों का संरक्षण। अब पढ़ते हैं ना अनुच्छेद 29 से 30। तो अल्पसंख्यक दो आधार पे, भाषा के आधार पे और समूह के आधार पे, दोनों की बात की गई है। तो किसी भी हमारे यहाँ कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 खंड 2 में बात किया गया है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और अगर दी जा रही है तो किसी को उपस्थित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए ही होगा। अगला सवाल है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? ऑप्शन है समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो लक्ष्य क्या है? सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना। तो विभेद को समाप्त करना है तो उसका उन्मूलन करना क्या है? समानता का अधिकार, है ना। अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, उद्भव, निवास स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद को समाप्त करना है। और समाज का सबसे बड़ा विभेद यही है। समाज का सबसे बड़ा विभेद है, आज भी विभेद किया जाता है लिंग के आधार पर, आज भी विभेद है किसमें? जाति के आधार पर, आज भी विभेद है किसके आधार पे? धर्म पे, आज भी विभेद है किस आधार पे? संप्रदाय के आधार पर, आज भी विभेद आपको देखने को मिलता है उद्भव के स्थान पर, उद्भव व निवास स्थान के आधार पर। ये सभी विभेद आज भी देखने को मिलते हैं। और इस विभेद का अंत करने का एकमात्र उपागम क्या है? शिक्षा। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, विचार बदलेंगे। कब? जब पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे, परंपरावादी रहोगे, रूढ़िवादी रहोगे और सुन सुन करके बातें खूब कहोगे। इसलिए पढ़ना शुरू करो और इन सब का समूल बिल्कुल अंत हो जाएगा। बाकी आप पढ़ते हैं धर्म की स्वतंत्रता, जिसका अनुच्छेद 25 से 28 में जिक्र है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में इसका जिक्र मिलता है। और स्वतंत्रता का अधिकार जिन्हें आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि 2017 में निम्न अधिकारों में किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मताधिकार, निजता का अधिकार। कमेंट भी आपका आना चाहिए। मैं देखता हूं कि कितने छात्र इसका सही आंसर कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज आपको समझ में आनी चाहिए और आ भी रही होगी उम्मीद है, क्योंकि ये आयोग के पूछे गए सवाल हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा निजता का अधिकार, जिन्हें हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी। इस पर एक मामला है, अगर इस मामले को आप सुन लेते हैं तो उम्मीद है कि आपकी समझ एक बेहतर हो जाएगी। मामला क्या है, आइए इस पर हम लोग चर्चा थोड़ी सी करते हैं। एक केस हुआ निजता के अधिकार के संदर्भ में, और ये केस कब का है? 2017 का। मामला कुछ ऐसा था, उलझा हुआ मामला, और इस मामले को लेकर एक व्यक्ति थे के.एस. पुत्तास्वामी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, क्योंकि संविधान का प्रहरी हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। 2017 में केस हुआ के.एस. पुत्तास्वामी। उत्तर प्रदेश दरोगा के सभी छात्र इसको नोट डाउन जरूर रख लीजिएगा। के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेस भारत संघ। ये केस कब का है? 2017 का। 2017 का केस है के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ। और इस केस पर मामला कुछ ऐसा ही था कि क्या हमारे निजी मामलों पर कोर्ट का क्या विचार है? क्या हमारे निजी मामलों में कोई दखल दे सकता है? क्या हमारे निजी मामलों को सुरक्षित रखा जा सकता है कि जैसे मैं फोन पे बात कर रहा हूं, कोई रिकॉर्ड कर ले? क्या कोई वीडियो हमारा बना ले? क्या हम घर में अकेले रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? क्या हम अपने विचार कहीं व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं? क्या इस पर कहीं रोक तो नहीं है? यानी हमारे निजी मामले, इस पर क्या रवैया है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो केस किया गया के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ, तो इस पर 2017 का केस है। 9 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई शुरू किया सुप्रीम कोर्ट की, है ना। केस कहां हुआ? तो यहां हम लोग इंडिकेट कर दे रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय की पेरिशा थी, सर्वोच्च न्यायालय की। इस पर 9 सदस्यीय टीम ने बैठक की। 9 सदस्यीय टीम ने बैठक की, और इस 9 सदस्यीय टीम की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे उस समय के न्यायाधीश, जिन्हें पढ़ते हैं जे.एस. खेहर साहब। अध्यक्षता कर रहे थे जे.एस. खेहर साहब। और जे.एस. खेहर साहब ने
इस मामले पर सुनवाई करते हुए बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर दिया, कहा कि भाई देखो, ये निजता का जो अधिकार है ना, तो इस टीम ने कहा ये निजता का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है। हमें अकेले रहने का, हमें कुछ भी बात करने का, विचार करने की, ये हमारी राइट टू प्राइवेसी है, कोई दखल नहीं दे सकता है। और अगर दखल देता है कोई व्यक्ति हो, संस्था हो, सरकार हो, अगर हम एक सामान्य नागरिक हैं और दखल देता है तो उसके खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। इस केस को आप याद रखना कि किस केस में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है, तो के.एस. पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ बैठी और जे.एस. खेहर साहब ने इस डिसीजन को दिया कि ये भाई क्या है, निजता का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, उपाधियों का अंत संविधान में के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन है संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 है। तो अनुच्छेद 18 में ही कहा गया है, अनुच्छेद 18 में क्या बात की गई है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत की। अब किसी प्रकार की उपाधि नहीं धारण की जाएगी, न दी जाएगी। कैसी उपाधियों का अंत किया गया है, एक सवाल तो यही बनता है कि भाई कैसी उपाधि का आप अंत कर रहे हैं साहब। तो उपाधियों का अंत किया गया है, जैसे राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी ना पहले अंग्रेजों के द्वारा, मुगल सम्राटों के द्वारा, है ना। वीर बहादुर की, ठीक है, साहब की, ऐसी बहुत सारी उपाधियां हैं जो प्रांतीय और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शासकों के द्वारा उपाधि दी जाती थी। राय की उपाधि हो गई, राय बहादुर भी हो गया, राय भी हो गया, ठीक है, या लॉर्ड की उपाधि हो गई। ये सब उपाधियां नहीं दी जाएंगी। क्यों? अगर दी जाएगी तो समानता के अधिकार का वायलेशन, उल्लंघन होगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन ध्यान में रखना, भारत रत्न हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, चाहे वो पद्म विभूषण हो या पद्म भूषण हो या फिर पद्मश्री हो, प्यारे साथी, इन्हें उपाधि नहीं माना जाता है, इन्हें उपाधि नहीं मान सकते। और उपाधियों का अंत किया गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि आप विदेशों से कोई उपहार भी नहीं ले सकते, जब तक हमारा राष्ट्राध्यक्ष से आपको अनुमति न मिल जाए, तब तक आप लेने के अधिकारी नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ते हैं, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका जिक्र है। शोषण के विरुद्ध इसका जिक्र 23 से 24 में है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है ना, जिसका जिक्र अनुच्छेद 29 से 30 है ना, जिसे हम लोग अल्पसंख्यकों का संरक्षण भी कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं प्यारे साथी, और ये सवाल बड़ा खूबसूरत है कि किसको मौलिक अधिकारों से कानूनी अधिकार में परिवर्तन किया गया है। निजता का अधिकार, मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अभी हम लोगों ने बात किया संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निर्देशित किया गया। और अब इसे जगह दे दी गई है, भाग 3 की जगह भाग 12 में इसको स्थान दिया गया है। और इसको अब रख दिया गया है किसके तहत, अनुच्छेद 300 खंड ए या आर्टिकल 300 क्लास ए के तहत। और अब ये कैसा अधिकार है, तो ये वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, वैधानिक और कानूनी अधिकार है। पर कौन सा अधिकार नहीं रह गया, मौलिक अधिकार नहीं रह गया। और ये किस समय परिवर्तन किया गया था, जनता पार्टी के समय। इसके पीछे लॉजिक क्या था, तो लॉजिक की बहुत बड़ी कहानी है, जिसको हम लोग थ्योरी क्लास में ही चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने व निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 33। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये अनुच्छेद 33 है, अनुच्छेद 32। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार में भी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन होती है, संसद। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं, एक शब्द सुनना ध्यान से, संप्रभुता की, संप्रभुता की जब बात करते हैं हम लोग, तो कई बार आप सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि संप्रभुता मतलब सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर। तो आप कई बार इस बात को प्यारे साथी सुनते हैं कि संप्रभुता जनता के हाथ में है, जनता के पास निहित है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल स्पष्ट कि मेरे भाई इस बात को खूब ध्यान में रखना कि संप्रभुता की दो स्थितियां हैं। एक तो है वास्तविक संप्रभुता और एक होती है औपचारिक संप्रभुता। तो जनता को सर्वोच्च शक्ति क्या है? बिल्कुल है, लेकिन क्या वास्तविक रूप से है कि औपचारिक रूप से है? तो जनता संप्रभु है। कैसी? औपचारिक रूप से। वास्तविक रूप से संप्रभु कौन है? संसद। संसद किसे कहते हैं? तो भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था संसद है। इसके द्वारा बनाए गए कानून समूचे देश में लागू होते हैं। जनता औपचारिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वोट करते समय, जब वोटिंग का समय आता है, तो महज 1-2 सेकंड के लिए जनता संप्रभु है। अब उसमें जनता डिसीजन कर पाती है कि नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन को लेकर के बड़े, है ना, बड़े बड़े वादे होते हैं, जनता भी गुमराह होती है। शिक्षा का भी रेशियो उतना नहीं हमारे यहाँ है। शिक्षा की जो बदहाली हमारे देश में, वो आप देख ही रहे हैं कि साक्षर तो बहुत काफ़ी लोग हैं, पर अभी भी उनमें एनालिसिस करने की पावर नहीं उतनी है कि वो सोच समझ सकें। हमारे यहाँ बिरादरी का खेल, जाति, संप्रदाय इत्यादि चीज़ें अभी भी बिल्कुल ग्रसित कर रही हैं, राहु की तरह लोगों को डस रही हैं। अब पता चला कि वोट करना है सुबह, किसान जगह और किसान के पास नेता पहुंचा। अब किसान कुछ मिजाजी है, तो उसके पास नेता एक बॉटल और कुछ लेकर, पता चला लगा करके सुबह पहुंच गए मतदान केंद्र पे। अब उनको डिसाइड कर दिया गया कि तुमको फला पार्टी को वोट करना है। अब भाई उस व्यक्ति से कुछ भी कर लो आप, वो मतदान वही करेगा। ठीक है कि होश में आने के बाद उस पार्टी को अलग शब्दों से संबोधित करे, लेकिन उस समय मतदान वही करता है। ठीक, तो ये देख सकते हैं आप, यानी सॉवरेनिटी दो संदर्भों में देखी जाती है ना, कि वास्तविक जो है वो संसद के पास, और केवल कहने की किसके पास है? जनता के पास। अनुच्छेद 32 आप जानते हैं, अनुच्छेद 32 ही है जिसे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत क्या होता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है प्यारे साथी, तो आप उल्लंघन पर कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 खंड 1 कहता है, और अनुच्छेद 32 खंड 2 कहता है कि अनुच्छेद 32 खंड 2 कहता है कि आपके अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। 5 प्रकार की क्या जारी कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। ये अनुच्छेद 32 खंड 2 कहता है। अनुच्छेद 32 खंड 3 कहता है कि संसद जो है किसी भी न्यायालय को, संसद किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। ये संसद के पास पावर है, वो किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। वैसे रिट जारी करने की शक्ति आप जानते हैं दो को ही पास है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है, लेकिन संसद को पावर है कि वो दे सकता है। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं प्यारे साथी कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में एक व्यक्ति के बारे में सही है कथन? ऑप्शन है कि कथन है, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक, दूसरा कथन कह रहा है कि यदि व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो एक सामान्य न्यायालय में वो जा सकता है। ऐसे संदर्भ में पहली बात भी सही है और दूसरी बात, यानी ऑप्शन पी और क्यू दोनों ही राइट हैं। ठीक है, अगर उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, अभी मैंने बात किया 32 खंड 1 कह रहा है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, और अगर कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सामान्य न्यायालय में, अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अपने जो दीवानी न्यायालय हैं और विशेष न्यायालय हैं उन दोनों में से कहीं भी जा सकता है ना, दीवानी और आपराधिक जो भी न्यायालय हैं, ठीक है, उन न्यायालयों में वो जाकर के केस कर सकता है। ये भी व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत तो संविधान में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आइए पहले, सबसे पहले हम आर्टिकल देख लेंगे और अनुच्छेद देख करके इनको क्रम में लगा देंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध 23 से 24। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। अब क्रम में लगाना है तो सबसे पहले क्या आएगा? 14 से 18। तो सी ऑप्शन किस में हो गए? तो देखो दो ऑप्शन कट गए, यानी सी वाला गलत होगा, डी वाला, दो तो निकाल दिए, अब बचा कौन? दो। तो दोनों में सी एक नंबर पे है, तो पहला तो क्या हो गया? नंबर 1 स्थान पे किसको रख दिया हम लोगों ने? नंबर 1 पे रख दिया सी को। अब फिर बात करते हैं नंबर 2 पे कौन चला गया? तो नंबर 2 पे रख दिया हम लोगों ने ए को। दोनों में ए चल रहा है, बिल्कुल अभी मुकाबला बराबर का है, किसकी जीत हार होगी अगले चरण पे हम बिल्कुल स्पष्ट कर लेंगे। तीसरे नंबर पे आ गया आपका बी। तो देखो ऑप्शन कौन मिल गया? बी वाला। सी, ए, बी और डी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कौन सा वक्तव्य सही है? मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? कथन एक कि कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार का त्याग सकता है, पहला कथन कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वो अमान्य और रद्द कर दिए जाएंगे। तो पहला बिल्कुल गलत है कि नहीं कर सकते हैं आप भाई, ठीक है। दूसरा है कि बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई कानून या कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो उसे अमान्य और रद्द कर देगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का प्रहरी और रक्षक भी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। ये एक सबसे खूबसूरत सवाल है कि जीवन का संरक्षण और व्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार के अंग माने जाते हैं। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी, समानता के, शोषण के खिलाफ संवैधानिक उपायों के और स्वतंत्रता के। तो हम सभी ने पढ़ा है कि स्वतंत्रता का जिक्र अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक किया गया है और इसका जिक्र हम लोग पाते हैं किसमें? अनुच्छेद 21 में। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 वो हमारे जीवन का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र इसमें किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका उल्लेख प्यारे साथी कहां पर किया गया है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र अनुच्छेद 21 में, जिसमें हमें जीवन का अधिकार और इसके तहत बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। रात में गहरी नींद सोने का अधिकार, मेडिकल सहायता पाने का अधिकार, और इसके लिए बहुत सारे केस भी हुए हैं। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ केस, ठीक है, इनरी ध्वनि प्रदूषण केस, ठीक है, और खड़ग सिंह बनाम भारत संघ केस, बहुत सारे केस हुए हैं। तो जब हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे तो केस और आर्टिकल में दोनों चीजें बताऊंगा। अभी के लिए बिल्कुल इतना समझो आपकी इसका संबंध किससे है? स्वतंत्रता के अधिकार से, जिसका जिक्र अनुच्छेद 21 में आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अभी हमने बात भी किया था कि मौलिक अधिकार पे किन दो अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 को। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। बिल्कुल सही है। अगर कोई अस्पृश्यता अभी भी अनुपालन करता है तो उसे भाई सजा दी जाएगी, इसमें डाउट नहीं है। दूसरा कह रहा भारत के नागरिक किसी भी देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, यह भी सही है। तो ऑप्शन इसका सी और यानी बिल्कुल ए और बी दोनों ही सही है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं यहां थोड़ी सी बात जो आपके ज्ञान के लिए बिल्कुल जरूरी है और इस एग्जाम के लिए भी। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है ना, या छुआछूत का अंत कर दिया गया है, अनटचबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है। और इसके लिए अंत करके हमारे यहाँ संसद ने कानून बनाया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर मामले पे हमारे यहाँ सर्वोच्च कौन है? संसद। तो संसद ने क्या किया है? अस्पृश्यता अपराध, इसके लिए कानून बनाया है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, अपराध एक्ट या अधिनियम 1955। लेकिन प्यारे साथी इसका नाम बदल करके, ये जानकारी आपके लिए बेहद खास होगा, 1976 में इसका नाम कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल, इसका नाम बदल दिया गया और कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1976। और बाद में फिर बदला गया 1989 में। इसको और भी ध्यान रखेंगे तो बेहतर जानकारी आपकी हो जाएगी। 1989 में इसका नाम क्या कर दिया गया? बदल के क्रूरता निवारक अधिनियम के तहत इसे समाहित कर दिया गया। क्रूरता निवारक अधिनियम, ये पूछा जा चुका है, इस बात को ध्यान में रखना कि अब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को किस नाम से जानते हैं? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। इस बात को भी बिल्कुल आप ध्यान रखना और जानकारी में समाहित करना। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद कैसे संबंधित हैं? कुछ व्यक्तिगत अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, कुछ धार्मिक अधिकार, सती का उन्मूलन। तो अस्पृश्यता अभी जिस पर हम लोगों ने बात किया है, इसके अपराध से संबंधित अधिनियम बनाए जा चुके हैं। अपराध एक्ट 1955, जिसका 1976 में नाम बदल दिया गया है ना। पूरी चर्चा भी हमने आपके सामने की, तो आप उसे नोट डाउन करके समझ सकते हैं। अगला सवाल है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक सार्वजनिक मुद्दों पर जनहित या जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? अनुच्छेद 226,
बिल्कुल विकल्प को ध्यान से देखना कि किस किस मामलों पर। अब आप देखो, रिट के संदर्भ में अभी हम लोगों ने दो न्यायालय की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब यहां समझना, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, 32 खंड 2 में है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितनी? 5 रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 226 के तहत एचसी यानी हाई कोर्ट भी 5 रिट जारी करता है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, और फिर है आपका उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा। इनका हर एक का मतलब है, क्या मतलब है, इस पर हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे। ये 5 रिट यही सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा 32 खंड 2 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करेगा 226 के तहत। लेकिन किस मामलों पर? कोई जनहित या जन कल्याण के संदर्भ में उद्देशित मामला हो तो। ठीक। और बाकी अनुच्छेद 200 आप 64 जानते हैं कि अनुच्छेद 63 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है और राज्यसभा का क्या होगा? सभापति। उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा एक गलत तरीके से मेल खाता है? ऑप्शन ध्यान से देखना कि शोषण विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, धर्म की स्वतंत्रता 11 से 13, ये गलत है। तो डी ऑप्शन जो है ये मेल नहीं खाता, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 है। बाकी सभी दिए गए विकल्प सही हैं। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में निम्नलिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निहित हैं। किस अनुच्छेद में ये निहित माने जाते हैं? अनुच्छेद 12 से 51, अनुच्छेद 5 से 35, अनुच्छेद 36 से 51 है, अनुच्छेद 12 से 51। तो अनुच्छेद 12 से 51 तक में मानवाधिकार के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है, उल्लेखित किया गया है। मानवाधिकार किसे कहते हैं? तो वह अधिकार जो मानव होने की वजह से मानव को मिले, वो है मानवाधिकार। मानवाधिकार का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। मूल संविधान में मानवाधिकार को कहीं दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन संसद ने इसको संवैधानिक तौर पे दर्जा दिया है और शामिल किया गया है। भारत के संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? सबसे आसान सवाल है भाई, आप हम सभी पढ़ते हैं 24 घंटे के भीतर। अनुच्छेद 32 जब पढ़ते हैं तो देखो, हम लोग हिरासत 2 संदर्भ में पढ़ते हैं प्यारे साथी। हिरासत जो होती है वो 2 संदर्भों में होती है। एक तो होती है दंड विषयक हिरासत, दंड विषयक हिरासत, और एक होती है निवारक हिरासत। निवारक हिरासत, ध्यान में समझना इस बात को। यानी गिरफ्तारी 2 संदर्भों में बात होती है। एक तो बात होगी दंड विषयक हिरासत, दंड विषयक गिरफ्तारी, और एक होती है निवारक गिरफ्तारी। दंड विषयक गिरफ्तारी में पहली बात क्या ध्यान रखना है कि जब आपको क्या किया जाए कि अदालत में आपको पेश किया जाए, आपने अपराध किया हो, पहला मामला तो ये हो कि आपने क्या किया हो, अपराध किया हो, और अपराध अगर आपने किया हो तो अदालत आपको दोषी सिद्ध करे, अदालत में कार्रवाई चले और अदालत आपको क्या सिद्ध कर दे? दोषी सिद्ध कर दे। तो ये दंड विषयक मामला है। यानी अदालत में प्रक्रिया चलाकर फिर आपको अपराधी घोषित किया जाए, तो इसे दंड विषयक कहते हैं। निवारक निरोध क्या है कि जब आपको के लिए अदालत में कार्रवाई बिना चलाए, है ना, अदालत में बिना कार्यवाही के ही, अदालत में बिना कार्यवाही के ही आपको अपराधी घोषित कर दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या कहलाएंगे? निवारक हिरासत कहलाता है। प्यारे साथी ध्यान में रखना, इनके लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 32 खंड 1, 32 खंड 2 इनके लिए विशेष जिक्र करता है कि अगर सामान्य हिरासत में लिया गया है व्यक्ति सामान्य तौर पे, तो अनुच्छेद 22 खंड 1 कहता है कि गिरफ्तारी करने से पहले उसी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और अपने पसंद के विधिक सहायता सलाह लेने का अधिकार होगा।
और 22 खंड 2 कहता है कि उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा और मजिस्ट्रेट का अधिकार होगा कि अगर सामान्य मामलों में गिरफ्तारी है तो 24 घंटे के भीतर उसे रिहा कर दे। लेकिन 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अवकाश का समय नहीं जोड़ा जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि ऑप्शन है कि कानूनी अधिकार एक सामान्य द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। नंबर 2 है उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकार को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो पहला कह रहा है कि अधिकारों के बारे में सही है कि कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है भाई कि उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है, यह भी सही। तो ऑप्शन इसका पी और क्यू दोनों ही बिल्कुल राइट आंसर है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये खूबसूरत सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। सही मिलान को आपको देखना है। अभी हम लोगों ने बात किया अनुच्छेद 19 के बिल्कुल क्रमवार, तो अब देखो इसका बिल्कुल आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसमें बिल्कुल राइट कौन सा है। अनुच्छेद 19 खंड 1 खंड सी में संघ बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 खंड बी में है किसी को पेशा अभ्यास करने का अधिकार। सी में है 19 ए में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 जी में है शांतिपूर्वक हथियारों के बिना इकट्ठा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सुमेल नहीं है, क्योंकि शांतिपूर्वक है ना, शांतिपूर्वक बिना किसी प्रकार के हथियारों को लेकर इकट्ठा होने का जो अधिकार है, ठीक है, उसका जिक्र किस में मिलता है। तो हम लोग पढ़ते हैं 19 खंड 1 में क्या है, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 19 खंड बी में आता है, 19 खंड बी में आता है क्या, तो बी में आता है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है। और जी में क्या आता है, तो जी में आखिरी में आता है कि वृत्ति व्यापार व उपजीविका। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। ऑप्शन है पदवियों का उन्मूलन, 2 सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 से संबंधित 2-3 बातें मैं आपको बताऊं जो आपके लिए बिल्कुल रुचिकर होना चाहिए, तो ध्यान से देखना। अनुच्छेद 20 खंड 1 कहता है, ध्यान से देखना प्यारे साथी, इसे नोट डाउन भी अगर संभव हो सके तो कर लेना, ये आपके ज्ञान के लिए बेहतर होगा। अनुच्छेद 20 खंड 1 कहता है कि बिना नियमों के उल्लंघन के, है ना, बिना नियमों के या कानूनों के, बिना नियमों के उल्लंघन के अगर किसी व्यक्ति ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है तो उसे अपराधी घोषित नहीं करेंगे। जब तक कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन नहीं करता, बिना नियमों के उल्लंघन के किसी को अपराधी घोषित नहीं करेंगे, पहली बात कहता है। और दूसरी बात इसी क्लास में यह कहता है कि सजा पूर्व तिथि से लागू नहीं होगा, यानी सजा जो है वो पूर्व तिथि से लागू नहीं होगा, पूर्व तिथि से लागू नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जिस समय आपने अपराध किया, मान लो आपने किसी का मर्डर किया, वैसे करना नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है, तो उस समय अगर अपराध की उस समय सजा थी मान लो 14 बरस, और जिस दिन आपने अपराध किया, जब आपने अपराध किया तो 14 बरस थी, और अपराध के जिस दिन आपको अदालत में पेश किया, पता चला कि आज आपने अपराध किया, मान लो आज की तारीख को आपने अपराध किया और कल की तारीख में आपको पेश किया गया, तो कल आज जो है अपराध की सजा 14 वर्ष है और कल हो गई 18 वर्ष, तो क्या आपको 18 वर्ष की सजा दी जाएगी? नहीं, 14 वर्ष की ही, पूर्व तिथि से कोई लागू नहीं होगा। क्योंकि निर्भया केस में है ना, किशोर देख रेख अधिनियम 2012 में निर्भया मामले में यही हुआ था और इस पे बड़ी दलीलें दी गई थी। और मैं अगर यहां बात करता हूं दूसरे आर्टिकल पर कि अनुच्छेद 20 खंड 2 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 20 खंड 2 कहता है भाई, ठीक है, पहला खंड तो बिल्कुल आप समझ गए, अनुच्छेद 20 खंड 2 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर आपने क्या किया कि बिना नियमों का उल्लंघन अगर नहीं किया है तो अपराधी नहीं घोषित करते, सजा से पूर्व तिथि लागू नहीं होगा। और 20 खंड 2 ये कहता है कि एक ही व्यक्ति पर 2 प्रकार के दंड नहीं चलाए जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना कि एक ही व्यक्ति पर यानी दोहरे दंड से मुक्ति होगा,
क्यों? दोहरा दंड कैसे का मतलब है? जिसको हम लोग प्राक दोष सिद्धि से संरक्षण कहते हैं। इस बात को शायद नहीं समझ पा रहे हो। प्राक दोष से सिद्धि से संरक्षण, प्राक दोष सिद्धि से संरक्षण। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति पर एक ही सजा के लिए दो बार कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जैसा कि आपने फिल्म अंधा कानून में देखा होगा कि मान लो मुझ पे आरोप लगा या किसी व्यक्ति पे आरोप लगा कि आपने राम की हत्या कर दी, और राम की हत्या में पता चला कि श्याम को सजा हो गई, और श्याम ने 18 बरस की सजा काट ली, और जब श्याम लौटा तो देखा राम जिंदा घूम रहे हैं, और फिर उसने राम को दौड़ाया और निपटा दिया। तो क्या फिर अब उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 20 खंड 3 तो आपके लिए बेहद खास है, और वो क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद खंड 20(3) कह रहा है, 20 खंड 3 कहता है कि भाई अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपने विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी ना तो आपका ब्रेन मैपिंग किया जा सकता है, ना तो लाई डिटेक्शन कर सकते हैं, ना तो नार्को टेस्ट कर सकते हैं। ये सब क्योंकि ये आपकी तंत्रिका तंत्र को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। और कई बार इस तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने की वजह से आप निरपराधी होते हैं, फिर भी आप अपराध को स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका क्या कर दिया गया? निषिद्ध। और तीनों खंड ध्यान रखना, 20 खंड 1, 2 और 3 की बातें विशेष तौर पर आप ध्यान में रखना प्यारे साथी। और ये आज के सेशन का आखिरी सवाल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से के तहत राज्य के 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है प्यारे साथी? तो हम सभी जानते हैं 6 से 14 वर्ष के। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 खंड का या 21 खंड ए में अब शिक्षा को कैसा दर्जा दे दिया गया है? तो शिक्षा हमारा क्या हो चुका है? मौलिक अधिकार हो चुका है। 6 से 14 वर्ष के किसी भी बालक को इसीलिए किसी भी कार्य में, किसी कारखाने में नियोजित नहीं किया जाता है। और अगर नियोजित करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा कौन? न्यायालय। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जारी रखिए, अपने निरंतर अभ्यास करते रहिए, अघतन कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि शरीर भी आपकी थम जाए, उसे लगे कि आप किसी लक्ष्य के लिए बिल्कुल प्यासे हैं। घनघोर मेहनत कीजिए और तब तक सफर जारी रखिए जब तक मंजिल तक पहुंच नहीं जाइए।